हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग आज क्लास 7 की ठीक ना एनसीईआरटी की दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास का पुस्तक देखेंगे जो क्लास 7 का है। जानते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी की बुक किसी भी एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक ना। चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, एकदम एनसीईआरटी एकदम कन्फर्म होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। देखिए दोस्तों, देखिए भारत का नक्शा है, ठीक ना। भारत का नक्शा नहीं, विश्व का नक्शा है, ठीक ना। देखिए ये विश्व का नक्शा है। इसको किसने बनाया था दोस्तों? तो इसको बनाया था अल इदरीसी ने, ठीक ना। इसमें इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जैसे भारत हम लोग का क्या है उत्तर में पड़ता है ना, तो इन्होंने भारत को दिखाया था दक्षिण में, और श्रीलंका दक्षिण में पड़ता है तो श्रीलंका को दिखाया था उत्तर में, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ठीक ना, जो मैं बता रहा हूँ कि किसने भारत को दक्षिण में और श्रीलंका को उत्तर में दिखाया था, ठीक ना। तो उसका नाम क्या था उसमें अल अदीसी, ठीक ना, अल इदरीसी नाम था। देखते हैं उसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए मानचित्र 1 और 2, एक मानचित्र ऊपर है एक नीचे है, ठीक ना। 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 पर भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, नाम याद रखिएगा, अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। तो इन्होंने नक्शा कब बनाया था? 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी चित्रकार, मानचित्र 2 किसने बनाया था? फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत को उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं, ठीक ना। तो दक्षिण भारत को क्या बनाया था? वो उत्तर में बनाया था। जो हमारा दक्षिण भारत वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर बनाया था। दोनों नक्शे में एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए। महत्वपूर्ण है कि जगहों के नाम अल इदरीसी ने जगहों का नाम किस भाषा में लिखा था? तो अरबी में, ठीक ना। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया था। देखिए ये दूसरा वैज्ञानिक बनाया है, ठीक ना। यहाँ देखिए 18वीं सदी के आरंभ में ग्लिवलाम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह महाद्वीप है, ठीक ना। नाम याद रखिएगा, देख लीजिए, ग्लिवलाम द लिस्ले। तो उत्तर प्रदेश का कनौज, ठीक ना। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। तो ये 600 वर्ष बाद बनाया गया था, पहले मानचित्र के बनने के बाद। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है, यानी ये नक्शा कुछ हद तक ठीक था, ठीक ना। उसमें विशेष तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों के नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं? ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। आगे देखते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना जरूरी होगा। नई और पुरानी शब्दावली, देखिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक ना। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदला है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक भाषा से भिन्न है, ठीक ना। फारसी आधुनिक फारसी से क्या है? भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। याद रखिएगा कि उस समय फारसी
भाषा ज़्यादा प्रचलित था। जो अल इदरीसी ने नाम दिया था वो अरबी में दिया था, ठीक ना। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, ठीक ना। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ई सिराज, देखिए कितना मस्त नाम है, ठीक ना। ये नाम आपने पढ़ा होगा कई बार कि मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिनहाज ए सिराज। इसका 60 वीडियो मैं बनाता हूँ दोस्तों, ठीक ना। 60 पीडीएफ भी बनाता हूँ, वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। यानी जो उसने हिंदुस्तान शब्द दिया था उसमें ये राज्य थे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ उस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 13वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक ना। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया था? 13वीं सदी में, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इस तरह एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा मुगल बादशाह ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो बाबर ने, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। उपमहाद्वीप के भूगोल, पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, ठीक ना। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यानी हिंद शब्द किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम आज जोड़ते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, ठीक ना। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले व्यक्ति भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था, ठीक ना। तो देखिए हम लोग विदेशी किसे कहते हैं? जो भारतीय का अंग न हो। लेकिन उस समय विदेशी किसको कहा जाता था? जो नया व्यक्ति आता था, ठीक ना, अपने इलाके में या इंडिया में, उसको विदेशी कहा जाता था, ठीक ना। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी कहा जाता था। तो और इस तरह पूछ सकता है दोस्तों कि विदेशी को फारसी में क्या कहा जाता है? तो अजनबी, ठीक ना। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। वनवासी क्या होता है? विदेशी होता है। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और स्रोत, ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। थोड़ा जूम कर लीजिए दोस्तों, ठीक ना, कि आपको अच्छे से दिखाई दे। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने यानी क्लास 6 की बात कर रहा है, ठीक ना। गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। यानी 8 में क्या पढ़ेंगे? 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, यानी 1000 वर्षों के बारे में 8 कर रहे हैं, क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक ना। 7 का ये। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण तथा लिखित सामग्रियों पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भी भिन्न हैं। इस युग के प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक के रूप में बढ़ गई है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से, ठीक ना। आगे क्या है कि कागज़ का मूल्य, ये महत्वपूर्ण। देखिए 1 मिनट दोस्तों, मैं मोबाइल से बना रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, कंप्यूटर नहीं होने के कारण
इन दोनों प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। यानी कागज़ के बारे में बात कर रहा है कि पहले कागज़ नहीं थे, ठीक ना, और आज की तुलना कर रहा है कि आज कागज़ है। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं सदी में या 14वीं सदी में। ये क्या है दोस्तों? इधर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए, धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। यानी 700 से 1750 के बारे में कर रहे हैं। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। यानी कागज़ का उपयोग बता रहा है, ठीक ना, किस किस में इसका उपयोग होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय अथवा फिर लेखागारों में रखा जाता था। इन अभिलेखागारों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखिए, अभिलेखागार किसे कहते हैं यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दस्तावेज कहा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है, नीचे वाला महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। आगे देखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि की या नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी भी किसी मित्र के गृह कार्य का नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपने आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। ये देखिए, एक वैज्ञानिक है, ये क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। नकल मतलब कि प्रतिलिपि लिख रहे हैं देखकर। इधर भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये देखिए ये बाईं ओर दिखाया गया, ये दाईं ओर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, उस समय किस लिपि की ज़्यादा नाम था, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि नस्तलीक लिपि, ठीक ना, नस्तलीक लिपि। और आगे एक और है, और एक दाईं ओर है, जो ये दाईं ओर इधर लिखा गया था उसका नाम है सिकस्त लिपि। तो दोनों नाम लिपि याद रखिएगा, नस्तलीक लिपि और सिकस्त लिपि, जो कि फारसी और अरबी में है, ठीक ना। आप इसको पढ़ सकते हैं, उतना इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। कौन लिपि का नाम आपको याद रखना है कि उस समय कौन सी लिपि में लिखी जाती थी, नस्तलीक और एक था, ठीक ना। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यहाँ होती हो। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपि छोटे छोटे फेरबदल करते चलते थे, ठीक ना। कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य सदी प्रतिलिपि की पांडुलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल अर्थ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ और एक दूसरे से अलग अलग होती गई, ठीक ना। यानी अंदाज पर लिखते रहे। मान लीजिए कि जो शब्द नहीं समझ में आता था उसको अपने मन से भी जोड़ देते थे, अनुमान लगाकर, ठीक ना। तो सब लोगों ने अलग अलग लिखा तो उसका अर्थ बदलता गया, यही कह रहा है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपि को द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों की पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, आगे पढ़िए, ठीक ना। ये भी यहाँ से देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ठीक ना। जियाउद्दीन बर्नी कौन सी सदी में? 14वीं शताब्दी में, ठीक ना। अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्षों बाद लिखा था, ठीक ना। वृत्तांत कब लिखा था?
1356 ईस्वी में, ठीक ना। और दोनों में अंतर था, लेकिन 1371 तक इतिहासकारों को 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालय के शिलालेख संग्रहों के में कहीं दबा है, ठीक ना। तब जियाउद्दीन बरनी के बारे में कौन सी सदी में, 14वीं सदी में महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखिए, सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई के रहट। तो सिंचाई को क्या कहा जाता है? रहट, ठीक ना। कताई में चरखे, सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट का, ठीक है, रहट का। और कताई में किसका प्रयोग किया जाता था? चरखे का। और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद और हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। याद रखिए, सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट का। ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखते हैं और देखते हैं ऊपर। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट का, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ जाता था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड के दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। देखिए चित्र 3 रहट है, यही रहट है दोस्तों, ठीक ना। ये आप रहट देख सकते हैं, सिंचाई करने के लिए व्यवस्था है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए कि समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र, ठीक ना। तो राजपूत को क्या कहा जाता था? राजपुत्र महत्वपूर्ण है, ठीक ना, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के रूप में अध्यायों के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यानी राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय वर्ण के लिए किया जाता था, महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं के लिए सेवारत होते थे। तो देखिए दोस्तों, राजपूत शब्द किसके लिए किया जाता था, याद रख सकते हैं, ठीक ना। राजा के लिए भी, सामंत के लिए भी, और सेनापतियों के लिए भी, और सैनिकों के लिए भी, ठीक ना। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, ठीक, यानी कवि उनकी चर्चा करते थे, ठीक है, उनके लिए गुणगान किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह में भी उठाया। देखिए इस तो ये नीचे महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं रोक कर वीडियो, बस यहाँ से थोड़ा देख लीजिए। देखिए पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक ना। तो ये पर्यावास के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, और कोई कुछ भी यहाँ पर से नीचे महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ठीक ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखिए कि अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, ठीक ना। इन नियमों को पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाते थे, ठीक ना। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत किसे कहते हैं? जो अपने नियम बनाते थे तो उसे क्या, जाति के लोग, तो उसे जाति पंचायत कहा जाता था। और नीचे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पढ़ दिया हूँ, NCERT कई बार पढ़ा हूँ, ठीक ना।
तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार, ठीक ना। तो ये इसका पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम, बस याद रखिए शिहाबुद्दीन ने किसकी रचना की है। तो ये आप नक्शा देख रहे हैं दोस्तों, ये किसके बारे में कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कह रहा है कि उसके समय ये राजे थे, ठीक ना। आप देख सकते हैं नाम, ऊपर नंबर दिया है, ठीक ना। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप भारत में भी देखते हैं वही उसका रूप है। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है भाषा और क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए कि सन 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, ठीक है। तेलंगाना, तो देखिए यहाँ से ये महत्वपूर्ण है कि द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती थी, दक्षिणी कर्नाटक में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। गुजरी कहाँ बोली जाती थी, गुजरात में। और मौबारी तमिलनाडु में, महत्वपूर्ण है। गौड़ी बंगाल में। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक ना। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो ये संस्कृत कैसी भाषा थी, ये विशेष क्षेत्र की भाषा यानी बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। तो अमीर खुसरो ने कहा है कि ये संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी। नीचे महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप रोककर वीडियो पढ़ सकते हैं, मैं जानता हूँ कि कहाँ महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार देख ले रहा हूँ रोककर वीडियो, ठीक ना। तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, मुझे पता है कि कहाँ महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आप पढ़ सकते हैं, इसके नीचे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं, बस एक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा इसके नीचे, ठीक ना। पुराने और नए धर्म, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसके नीचे बस एक महत्वपूर्ण है, उसको देख लेना है। ये देखिए संरक्षक किसको कहा जाता है, इसको दिया गया है कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे क्या कहा जाता था, संरक्षक कहा जाता था। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बस यहाँ तक इसको देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता, ठीक ना, प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही व्यक्ति स्वयं पहुंच सके, इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में मिलेगी। यहाँ आगे भी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण नहीं है। समय और इतिहास, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीटेट में भी एग्जाम में पूछा था, ठीक ना, सीटेट के एग्जाम में। यहाँ से देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है, ये पढ़ सकते हैं ऊपर वाला भाग, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में, ठीक ना, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, ठीक ना। तो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को कितने युग में बांटा था, 3 वर्गों में, ठीक ना, युगों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में सीटेट में पूछा था, ठीक ना। उसका नाम क्या है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का, आप अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम है, उसका आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं नाम, ठीक ना, या क्लास 6 में उसको मैंने पढ़ाया है, ये आगे ही आएगा अगले अध्याय में। आगे देखते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, आगे नीचे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास 7 की थी, कल्पना आप पढ़ सकते हैं। देखिए फिर से याद करें, इस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, पांडुलिपि के बारे में, जाति के बारे में, क्षेत्र और काल विभाजन के बारे में। काल विभाजन तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक ना। इसका शॉर्ट नोट्स भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना।